और आप बच्चों ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि जी एक्टिन आपस में किससे जुड़ती है। यहाँ पर कौन सी बोन पाई जाती है? ओसिपिटल बोन। छद भाग में कौन सी होगी? पैराइटल। पार्श्व में, यहाँ पर पार्श्व में कौन सी होगी? टेम्पोरल। तो ये बच्चों पीवाईक्यू क्वेश्चन है। बंडल का नाम तो फेसिकल है और जो कोलेजन, तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। हेलो बच्चों, कैसे आज आप पढ़ेंगे इस आज के सेशन में गमन और संचलन के बारे में। एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक में आप संचलन, मूवमेंट कैसे होता है, गमन या लोकोमोशन कैसे होता है, इसके बारे में बच्चों काफ़ी विस्तार से, काफ़ी डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं गमन और संचलन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई संचलन या मूवमेंट क्या होता है। तो हम बात करें संचलन या मूवमेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई भी जंतु है, कोई एनिमल है, अगर वो अपनी एक ही जगह खड़ा होकर अपने हाव भाव में, अपने बॉडी पोस्चर में, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन में अगर वो परिवर्तन करता है तो इसे हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट का मतलब है स्थान परिवर्तित नहीं होगा। मूवमेंट का मतलब है एक ही स्थान पर जो जीव है वह अपने चेहरे के मूवमेंट को दर्शाएगा, अपने हाव भाव में परिवर्तन करेगा। तो इससे हम संचलन या मूवमेंट कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? संचलन या मूवमेंट कहेंगे। अब यहां हम बात करते हैं कि गमन क्या होता है। गमन का मतलब है लोकोमोशन। जब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, जब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है तो इसे लोकोमोशन कहते हैं। यहां एक एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई सभी मूवमेंट या संचलन, ठीक है, हम बात करें लोकोमोशन या गमन, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सभी लोकोमोशन है वो मूवमेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो सभी मूवमेंट हैं वो लोकोमोशन नहीं हो सकता है। ये बात आप सभी अच्छी तरह से याद रखना। अब हम बात करेंगे कि यहां भाई जंतु जो है वो गमन क्यों करता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर एक पर्सन है, ये तेज दौड़ रहा है, इसका मतलब है कि ये गमन, लोकोमोशन हो रहा है बच्चों। क्या हो रहा है? लोकोमोशन। और मैं एक ही जगह खड़ा होकर इस तरह से कर रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब है कि मैं यहां पर संचलन या मूवमेंट को दर्शा रहा हूं। किसको दर्शा रहा हूं? संचलन या मूवमेंट को दर्शा रहा हूं। अब अगर मान लीजिए कोई जंतु गमन करता है तो उसके गमन करने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे कि भाई मान लीजिए जो गमन होगा वह आवास में जाने के लिए हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने आए हैं, फिर शाम को आप जाएंगे, ठीक है, तो गमन है। हम बात करें तैरने के लिए, जनन क्रियाओं के लिए, घूमने के लिए, दौड़ने के लिए, सुरक्षा के लिए गमन होता है। गमन में क्या होता है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जा। इसके बाद संचलन या गति की बात करें बच्चों, तो आपको यहां पर समझना है कि जो संचलन है, गति है, मूवमेंट है, इस मूवमेंट के 4 प्रकार होते हैं। इस मूवमेंट के कितने प्रकार होंगे? हम कहेंगे कि भाई 4 प्रकार होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट के 4 प्रकार हैं: अमीबीय गति, पक्षमाभी गति, कशाभिकी गति, पेशीय गति। अमीबीय गति का मतलब है कि जो कूटपात की सहायता से होती है। किसकी सहायता से होती है? कूटपात की सहायता से। तो अगर कूटपात की सहायता से होती है तो उसे अमीबीय गति कहते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ एग्जांपल है कि मैक्रोफेज है। हम बात करेंगे कि भाई न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है। ये मैक्रोफेज भक्षाणु कोशिकाएं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब अमीबीय गति को दर्शाते हैं। अमीबीय गति के कारण जो रक्त केशिकाएं होती है, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, वह रक्त केशिकाओं की दीवारों से बाहर निकल जाती है। अब बच्चे के मन में एक क्वेश्चन आता है कि कूटपात कैसे बनेंगे। तो हम बात करेंगे कि भाई या तो जीव द्रव्य गतियां, इस तरह से जीव द्रव्य गतियां होगी, जीव द्रव्य गतियों से कूटपात निर्माण होगा, या कोशिका कंकाल में माइक्रोफिलामेंट, सूक्ष्म तंतु होते हैं, इनकी गति की वजह से या इनके द्वारा कूटपात का निर्माण होता है और ये कूटपात की सहायता से ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पक्षमाभी गति, ठीक है। किसकी बात करते हैं? पक्षमाभी गति। तो अगर हम यहां पक्षमाभी गति की बात करें तो इसमें पक्षमाभ या सीलिया भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं बच्चों? पक्षमाभ या सीलिया भाग लेते हैं। तो आप सबको यह ध्यान से समझना है कि यहां पर अगर हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारा श्वास नाल है, तो इस श्वास नाल में, जैसे ये हमारा श्वास नाल है और इस श्वास नाल में क्या होते हैं? पक्षमाभ होते हैं। ये जो पक्षमाभ हैं
ये धूल कणों को आगे बढ़ाने में, म्यूकस या श्लेष्मा को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे कि जो अंडवाहिनी है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप कि ये अंडवाहिनी है। इस अंडवाहिनी या फैलोपियन में भी पक्षमाभ सीलिया पाए जाते हैं। जो सीलिया है वह अंडाणु को आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? अंडाणु को आगे बढ़ाने में। इसके बाद हम बात करते हैं कशाभिकीय गति, ठीक है। कशाभिकीय गति का मतलब है कि जो कशाभ की सहायता से होती है। तो कशाभिकीय गति में कशाभ या फ्लैजिला की सहायता से होती है। तो भाई शुक्राणु की गति हो गई, हम बात करें युग्लिना में गति हो गई, शुक्राणु में गति हो गई, युग्लिना में गति हो गई, ट्रिपेनोसोमा में गति हो गई, लेशमानिया में गति हो गई। तो इनमें जो गति होगी वह गति कशाभ की सहायता से होगी। किसकी सहायता से होगी? कशाभ की सहायता से। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पेशीय गति। तो पेशीय गति की अगर बच्चों बात करते हैं तो जो पेशीय गति है वो मसल की सहायता से होगी। जैसे मान लीजिए मैं अपने हाथों को हिला रहा हूं, जबड़ों को हिला रहा हूं, तो जबड़े का जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ जो जबड़े का जो मूवमेंट है वह पेशियों की सहायता से। हाथ व पैरों का जो मूवमेंट होगा वह भी किसकी सहायता से होगा? पेशियों की सहायता से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई 3 प्रकार की गति हो गई। हम बात करें अमीबीय गति, पक्षमाभीय गति, कशाभिय गति और पेशीय गति, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि भाई पेशियां जो होती है मसल्स। तो बच्चों आप सभी जानते हो कि हमारा शरीर जो होता है ये अनेक मसल पेशियों से बना होता है। हमारे शरीर में टोटल 639 मसल्स होती है। कितनी मसल्स होती है? 639 मसल्स होती है। एक यहां पर शब्द आता है बच्चों सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी का मतलब है कि भाई पेशियों का अध्ययन करना। पेशियों के अध्ययन को सार्कोलॉजी भी कहते हैं, मायोलॉजी भी कहते हैं। जो पेशियां होती है आप सभी जानते हो कि ये मीजोडर्म की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों बताइए? मीजोडर्म की बनी होती है। और हम कहेंगे कि भाई शरीर के भार का लगभग 40 से 50% पेशियां होती है। तो शरीर के भार का 40 से 50% आप ये ध्यान रखेंगे कि भाई हम बात करेंगे कि पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है? पेशियों। अब बच्चों यहां पर एक बात समझनी है कि पेशियां हमारी कई सारी क्रियाओं में भागीदारी होती है। जैसे मान लीजिए श्वसन हो गया, डायाफ्राम की गतियां हो गया, हृदय में संकुचन शीतलन हो गए, आहार नाल की क्रमांकुंचन गतियां हो गई। तो बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो पेशियां होती है हमारे शरीर के भार का लगभग 40 से 50% होती है। कितनी होती है? 40 से 50। अब बच्चों पेशियों के 3 प्रकार होते हैं। उनकी स्थिति या लोकेशन के आधार पर, स्थिति या लोकेशन के आधार पर हम पेशियों को 3 भागों में बांटेंगे। कंकाल पेशियां, हृदय पेशियां, चिकनी पेशियां। तो यहाँ आप सबसे बढ़िया है कि एक टेबल के द्वारा समझेंगे कि जो कंकाल पेशियां हैं वह लंबी व बेलनाकार होती है। कंकाल पेशियां जो होती है इसमें गहरे और हल्के क्षेत्र होते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे कि कंकाल जो पेशियां होती है ये कंकाल तंत्र के समीप होती है और इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं? अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक परिधीय भाग में होते हैं। इसके अलावा गहरे और हल्के क्षेत्र होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? गहरे और हल्के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि भाई गहरे और हल्के क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा जो चिकनी पेशियां होती है तर्कुरूपी होती है। कैसी होती है? तर्कुरूपी होती है। इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चिकनी पेशियां स्मूथ मसल होती है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, ये अनैच्छिक होती है। और हृदय पेशियां भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अनैच्छिक होती है। जो हृदय पेशियां होती है ये शाकित होती है और चिकनी पेशियां अशाकित होती है और कंकाल पेशियां भी अशाकित होती है। तो बहुत ही सिंपल तरह से याद रखो, अशाकित, अशाकित, शाकित। इनमें अनेक केंद्रक होते हैं, इनमें एक केंद्रक होता है। इन हृदय पेशी में भी आप ध्यान से समझेंगे कि एक ही केंद्रक होता है और ये आप ऐसे ध्यान रखेंगे कि यहां पर हृदय रज्जु में एक केंद्रक पाया जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि हृदय पेशियों में इंटरक्लेटेड डिस्क पाई जाती है। तो ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर आप ध्यान रखेंगे इंटरक्लेटेड डिस्क पाई जाती है जो केवल हृदय पेशियों में होती है। इसके अलावा हम बात करें कंकाल पेशियों में गहरे और हल्के क्षेत्र पाए जाते हैं।
हम बात करें हृदय पेशियों में भी गहरे और हल्के क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन चिकनी पेशियों में गहरे और हल्के क्षेत्र नहीं पाए जाते। तो आपको यह ध्यान रखना है कि चिकनी पेशियों में गहरे और हल्के क्षेत्र नहीं पाए जाते। हम बात करें जो कंकाल पेशी है, ये कंकाल तंत्र के समीप होगी। जो चिकनी पेशियां हैं वह आंतरिक अंगों के समीप होती है, और हृदय पेशियां जो है बच्चों वह हृदय में पाई जाती, इसलिए इनका नाम रखा हृदय पेशियां। ये अनैच्छिक होती है, और हम बात करें रेखित होती है। ये कैसी होती है बच्चों? अरेखित। और ये भी कैसी होती है? रेखित होती है। तो ये इनमें डिफरेंस ऑलरेडी आप जंतु ऊतक में इनके बारे में पढ़ चुके हो। अब हम बात करते हैं कि पेशी कोशिका की संरचना। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है कि जो पेशी होती है वह एक आप मोटी रस्सी के समान होती है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझो कि ये यहां पर एक पेशी है, और इस पेशी में अनेक बंडल पाए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान से समझिए कि ये इस तरह से अनेक बंडल हैं। जो बच्चों बंडल होते हैं, इस बंडल का नाम है फेसिकल। क्या नाम है? फेसिकल। तो आपको ध्यान रखना है कि बंडल को फेसिकल कहेंगे। अब इस बंडल में अनेक बच्चों मसल फाइबर है। क्या है? मसल फाइबर। तो मसल फाइबर को ही पेशी कोशिका कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मसल फाइबर है इसे ही पेशी कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशी कोशिका। तो आप याद रखेंगे कि भाई मसल के अंदर बंडल, जो बंडल होते हैं इन्हें क्या नाम से जानते हैं? फेसिकल। क्या नाम से जानते हैं? फेसिकल। और बंडल के बीच बीच में यहां पर हम कहेंगे कोलेजन संयोजी ऊतक का आवरण होता है, इसे नाम देते हैं फेसिया। क्या नाम देंगे? फेसिया। तो ये बच्चों PYQ क्वेश्चन है। बंडल का नाम तो फेसिकल है, और जो कोलेजन आवरण पाया जाता है, कोलेजन परत पाई जाती है बंडल के बीच में, उसे बोलते हैं फेसिया। क्या नाम देंगे बच्चों? फेसिया नाम देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक हम बात करेंगे कि भाई पेशी में क्या क्या विशेषताएं होना चाहिए। तो पेशी में 4 विशेषताएं होना चाहिए। जैसे ये मान लीजिए पेशी है, आराम से इसका प्रसार हो जाए, एक्सटेंशन हो जाए। उसके अलावा उत्तेजनशीलता हो। मान लीजिए हम पिन चुभोते हैं, तो अगर पेशी उद्दीपन को दर्शाती तो इसे उत्तेजनशीलता कहेंगे। पेशी में संकुचनशीलता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? संकुचनशीलता। हम कहेंगे इलास्टिसिटी, लचीलापन होना चाहिए। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पेशी है, इस पेशी में हम बात करेंगे कि भाई प्रसार, उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, लचीलापन, इलास्टिसिटी होना चाहिए। और अभी आपने पढ़ा कि लोकेशन के आधार पर पेशियों के 3 प्रकार हैं। कंकाल पेशी होगी, चिकनी पेशी होगी, और हृदय पेशी होगी। क्या होगी भाई? हृदय पेशी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेशी की संरचना। आप यहां भी समझ सकते हो कि एक पेशी है, और उस पेशी के अंदर यहां पर ध्यान से समझिए कि बहुत सारे बंडल हैं। ठीक है, बंडल हैं। इस बंडल को क्या नाम देंगे? फेसिकल। क्या नाम देंगे? फेसिकल। और इस बंडल के अंदर मसल फाइबर होते हैं। क्या होते हैं? मसल फाइबर। तो यहां पर मसल फाइबर है, और यहां ये जो कोलेजन का आवरण पाया जाता है इसे क्या नाम देंगे? फेसिया। क्या नाम देंगे? फेसिया। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो मसल के बाहर संयोजी ऊतक की परत होती है, उस संयोजी ऊतक की परत का नाम है एपीमाइसियम। क्या नाम है? एपीमाइसियम। ऐसे ये बंडल है, इस बंडल के बाहर भी एक परत होगी। इस परत का नाम क्या है बच्चों? पेरीमाइसियम। और हम बात करेंगे कि जो मसल फाइबर के बाहर भी एक परत बनेगी, इसका नाम है एंडोमाइसियम। क्या नाम है? एंडोमाइसियम। तो बाहर से भीतर एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं पेशी, कंकाल पेशी की संरचना। तो अभी हाल आपने पढ़ा कि कंकाल पेशी लंबी व बेलनाकार होती है। इसमें अनेक गहरे और हल्के क्षेत्र होते हैं। अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। जो केंद्रक हैं वह परिधीय भाग में पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? परिधीय भाग में। अब इस पेशी में बच्चों ध्यान रखना है, पेशी कोशिका में मायोफाइब्रिल या पेशी तंतुक पाए जाते हैं। पेशी तंतुक की वजह से ही गहरे और हल्के क्षेत्र बनेंगे। तो जो गहरे क्षेत्र हैं, बहुत ही ध्यान से समझिए कि ये जो गहरे क्षेत्र हैं इनको बोलते हैं ए बैंड, और जो हल्के क्षेत्र हैं उनको क्या कहेंगे? आई बैंड। तो ए बैंड, आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित होंगे। कैसे व्यवस्थित होंगे? एकांतर क्रम में। अब इस गहरे क्षेत्र के बीच में एक हल्का क्षेत्र होता है। इस हल्के क्षेत्र का नाम है एच क्षेत्र। क्या नाम है? एच क्षेत्र।
और इसके बीच में एक गहरी लाइन है बच्चों, इसका नाम है एम लाइन। क्या नाम है? एम लाइन। अब हल्के क्षेत्र का नाम क्या है? आई बैंड है। हल्के क्षेत्र का नाम क्या है? आई बैंड। और आई बैंड के बीच में जो गहरी लाइन है, इस गहरी लाइन का नाम क्या है? जेड लाइन। और बच्चों दो जेड लाइन के बीच में क्या होगा? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच में क्या होगा? सार्कोमियर। सार्कोमियर पेशी कोशिका की कार्यात्मक इकाई है। जो सार्कोमियर है ये पेशी कोशिका की कार्यात्मक इकाई है, ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो पेशी कोशिका होती है, हम बात करें उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाएगी उसे नाम देंगे सार्कोलेमा। क्या नाम देंगे? सार्कोलेमा। उसमें उपस्थित द्रव का नाम क्या होगा? सार्कोप्लाज्म। और उसमें अंतःप्रदेवी जालिका पाई जाएगी जिनको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उनको शॉर्ट में क्या नाम दे सकते हैं? एसआर। क्या नाम दे सकते हैं? एसआर नाम दे सकते हैं। तो भाई यहां आप ये एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझ सकते हैं कि यहां पर ये ए बैंड है बच्चों, यहां पर ये आई बैंड है, यहां पर ये क्या है? आई बैंड है। तो ये जो हल्के क्षेत्र है ये आई बैंड है, जो गहरे क्षेत्र है वो क्या है? ए बैंड है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए बैंड के बीच में एक हल्का क्षेत्र होता है, एनसीईआरटी में उसका नाम एच जोन लिखा हुआ है। जो आई बैंड है, आई बैंड के बीच में जेड लाइन होती है, और दो जेड लाइन के बीच में बच्चों क्या पाया जाएगा? सार्कोमियर। और जेड लाइन को क्राउसी झिल्ली भी कहते हैं। जेड लाइन को क्या कहेंगे? क्राउसी झिल्ली। जो जेड लाइन होती है लचीली लाइन, मतलब लचीली झिल्ली की बनी होती है, इलास्टिक झिल्ली की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर इसके बाद आप पढ़ेंगे संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। तो बच्चों आप ये ध्यान रखेंगे कि जो संकुचनशील प्रोटीन है ये दो तरह की होती है, एक पतली प्रोटीन होगी, एक मोटी प्रोटीन होगी। तो पतली प्रोटीन में हम बात करें सबसे पहले कि भाई थिन फिलामेंट में एक्टिन होगा। क्या क्या होगा बच्चों? एक्टिन होगा। तो एक्टिन होगा, ट्रोपोमायोसिन होगा, ट्रोपोनिन होगा। क्या क्या होगा बताइए? एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन होगा। अब हम बात करेंगे कि जो एक्टिन होता है, इस एक्टिन में आप एक सिंपल डायग्राम देखो कि जो एक्टिन होता है इसमें दो फिलामेंट होते हैं। क्या होते हैं? दो फिलामेंट। तो भाई एक ये पूरा फिलामेंट हो गया और एक ये फिलामेंट हो गया जो येलो कलर से आप दिखाई दे रहा है। अब इसमें बहुत गोल गोल संरचनाएं हैं। तो ये जो गोल संरचनाएं बच्चों, इनका नाम है जी एक्टिन। क्या नाम है? जी एक्टिन। और जी एक्टिन को बोलते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। क्या कहेंगे? ग्लोबुलर एक्टिन। और आप बच्चों ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि जी एक्टिन आपस में किससे जुड़ती है। तो जी एक्टिन आपस में किससे जुड़ती है? मैग्नीशियम। किससे जुड़ेगी बच्चों? मैग्नीशियम आयन से। तो यहां पर हम बात करें ये एक्टिन है, तो एक एफ एक्टिन में दो फिलामेंट होते हैं और प्रत्येक फिलामेंट में गोलाकार एक्टिन होता है जिसे जी एक्टिन बोलते हैं, और जी एक्टिन आपस में मैग्नीशियम आयन से जुड़े होते हैं। अब जो एक्टिन है इसके समीप दो धागे होते हैं। तो ये जो धागे हैं इनका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। क्या नाम है? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन पर अंतराल में एक सुंदर डिजाइन होती है। इस सुंदर डिजाइन का नाम बच्चों क्या है? ट्रोपोनिन। तो आप ये एनसीईआरटी के डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये जो संरचना है गोल गोल, ये किसका पार्ट है? एक्टिन का। और एक्टिन की इकाई क्या है? जी एक्टिन, गोलाकार एक्टिन। ये जो धागे समान संरचना है, ये जो धागे समान संरचना है, इस धागे समान संरचना का नाम क्या है? ट्रोपोमाइसिन। और ट्रोपोमाइसिन पर नियमित अंतराल में एक जटिल प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है? ट्रोपोनिन। क्या नाम है? ट्रोपोनिन है। तो नेक्स्ट हम आते हैं कि भाई ये ट्रोपोनिन जो होती है, इस ट्रोपोनिन में आपको ध्यान रखना है कि इसकी तीन उप इकाई होती है। एक होती है ट्रोपोनिन आई, मायोसिन व एक्टिन के बंधन को रोकेगी। एक होती है ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम के जुड़ने का स्थान है। एक है ट्रोपोनिन टी, ये ट्रोपोमाइसिन के जुड़ने का स्थान है। किसका स्थान है? ट्रोपोमाइसिन के जुड़ने का स्थान है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि भाई ट्रोपोनिन टी ट्रोपोमाइसिन के जुड़ने का स्थल है। और ट्रोपोनिन जो होता है ये मास्क की तरह काम करता है, यानी कि एक्टिन और मायोसिन को एक दूसरे से जोड़ने से रोकने का काम जो करता है वो कौन करेगा? ट्रोपोनिन।
यानी ट्रोपोनिन कैसा काम करेगा बच्चों? मास्क। किसकी तरह काम करेगा? मास्क। और इस ट्रोपोनिन को हटाने का काम कौन करता है? कैल्शियम। इसको हटाने का काम कौन करेगा? कैल्शियम करेगा। इसके बाद हम आते हैं, ये तो बच्चों एक्टिन के बारे में हो गया। अब एक्टिन के बाद नेक्स्ट आते हैं हम मायोसिन पर। तो बहुत ध्यान से समझिए कि ये मायोसिन है। मायोसिन आप जानते हैं कि बहुलक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है बच्चों? बहुलक प्रोटीन है। तो जो मायोसिन है ये आप ध्यान से समझिए कि बहुलक प्रोटीन है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये एक एनसीईआरटी का डायग्राम है। जो मायोसिन बहुलक है इसकी इकाई का नाम है बच्चों मेरोमायोसिन। क्या नाम है? मेरोमायोसिन। अब मेरोमायोसिन में दो भाग होते हैं, सिर के साथ छोटी भुजा और एक बच्चों टेल होता है। और सिर भाग में दो बंधन स्थल होते हैं। सिर भाग में दो बंधन स्थल होते हैं, एक्टिन बंधन स्थल और एटीपी बंधन स्थल। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें तो एनसीईआरटी लेके पढ़ें, एनसीईआरटी साथ में रखें। तो एक्टिन बंधन स्थल हो गया और एटीपी बंधन स्थल हो गया। तो यहां ये एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया कि भाई जो सिर होता है ये भारी होता है, तो इसको बोलते हैं हेवी मेरोमायोसिन, भारी मेरोमायोसिन। और जो पूंछ होती है ये हल्की होती है, इसको बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। क्या कहेंगे? लाइट मेरोमायोसिन। और एक बात ये ध्यान रखना है कि सिर भाग में दो स्थल पाए जाते हैं, उसका नाम है एक्टिन बंधन स्थल और एटीपी बंधन स्थल। इसके बाद आप समझेंगे कि तंतु विसर्पण सिद्धांत। तंतु विसर्पण सिद्धांत का मतलब है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। तो भाई तंतु विसर्पण सिद्धांत का मतलब है किस तरह से पेशी संकुचन होगा, यानी कि आप इसे सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पेशी संकुचन की क्रियाविधि। क्या बोल सकते हैं? पेशी संकुचन की क्रियाविधि। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है इसको समझने के लिए कि भाई न्यूरॉन और पेशी में एक संबंध होता है जिसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसे नाम देंगे तंत्रिका पेशी, तंत्रिका पेशी संधि। क्या नाम देंगे भाई? तंत्रिका पेशी संधि नाम देंगे। क्या नाम देंगे? तंत्रिका पेशी संधि नाम देंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसे हम नाम देंगे तंत्रिका पेशी संधि। क्या नाम देंगे? तंत्रिका पेशी संधि नाम देंगे। तो इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है कि भाई हमारे पास एक न्यूरॉन है, हमारे पास क्या है? एक न्यूरॉन है, और हमारे पास क्या है? पेशी है। तो इनके बीच में जो संबंध बनेगा, इस संबंध को नाम देंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या नाम देंगे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नाम देंगे। अब यहां पर न्यूरॉन कौन सा होगा बच्चों? प्रेरक न्यूरॉन होगा। कौन सा होगा भाई? प्रेरक न्यूरॉन, ठीक है। प्रेरक न्यूरॉन होगा। कौन सा होगा भाई? प्रेरक न्यूरॉन होगा। हम बात करेंगे कि प्रेरक न्यूरॉन में यहां पर एक घुंडी होगी, इस घुंडी का नाम है सिनेप्टिक घुंडी। क्या नाम है भाई? सिनेप्टिक घुंडी, ठीक है। तो हम कहेंगे कि भाई सिनेप्टिक घुंडी नाम देंगे। तो हम बात करें सिनेप्टिक घुंडी, तो भाई आप तो सिंपल याद रखिए कि भाई प्रेरक न्यूरॉन होता है, ठीक है। हम बात करेंगे कि उसमें इसका अंतिम जो एक्सोन होता है बच्चों, ठीक है, एक्सोन का जो अंतिम भाग होता है इसे सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक घुंडी कहेंगे। तो यहाँ पर सिनेप्टिक नॉब या घुंडी कहेंगे। और इसमें अनेक आशयनुमा संरचना होती है, तो आशयनुमा संरचना को सिनेप्टिक आशय कहेंगे। क्या कहेंगे? सिनेप्टिक आशय। अब इस सिनेप्टिक आशय में तंत्रिका प्रेषी पदार्थ या न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। क्या भरा होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस तंत्रिका प्रेषी पदार्थ में यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन लाता है वो प्रेरक न्यूरॉन लाएगा, फिर यहाँ से जो सूचनाएं हैं वह इस नोब पर आ जाएगी। फिर यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि कैल्शियम अंदर जाएंगे, जिससे ये सिनेप्टिक वेसिकल या आशय है ये बाहर की तरफ निकलेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि ये सिनेप्टिक विदर या दरार में आ जाएंगे। अब दरार में आने के बाद जो एसिटाइल कोलिन है ये पेशी के ग्राही से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? ग्राही से। तो आपको ध्यान रखना है कि पेशी के ग्राही या रिसेप्टर से जुड़ेंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पेशी की जो झिल्ली है उसे बोलेंगे सार्कोलेमा। जो उसमें उपस्थित द्रव है उसका नाम क्या है? सार्कोप्लाज्म। क्या नाम है? सार्कोप्लाज्म। और उसमें बहुत सारी अंतःप्रदेवीय जालिका पाई जाती है जिनका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं बहुत सिंपल तरह से
ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ दो डायग्राम है, दोनों डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो ये जो तंतु विसर्पण सिद्धांत है ये हक्सले व हक्सले वैज्ञानिकों ने दिया था। इन्होंने बताया कि भाई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाएं कौन ले जाएगा, प्रेरक न्यूरॉन। कौन ले जाएगा, प्रेरक न्यूरॉन। ये किस पर ले जाएगा, सिनेप्टिक नोब या घुंडी पर। फिर वहां से सूचनाएं कहाँ जाएगी, सिनेप्टिक आशय, और उससे क्या निकलेगा, एसिटाइल कोलिन। अब कुल मिलाकर जो एसिटाइल कोलिन है वह सिनेप्टिक दरार में आ गया, सिनेप्टिक विदर में आ गया, तो वहां वह सार्कोलेमा पर ग्राही से जुड़ेगा। अब जैसे ही ग्राही से जुड़ेगा बच्चों तो सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें सक्रिय विभव उत्पन्न हो गया, क्या उत्पन्न हो गया, सक्रिय विभव। तो इससे क्या होगा कि सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम की अधिकता हो जाएगी। कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन को हटाता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि कैल्शियम ट्रोपोनिन को हटाएगा, और एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे। इसके बाद एटीपी का जल अपघटन होगा और ऊर्जा की सहायता से एक्टिन मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज या क्रॉस सेतु बनेगा। और हम बात करें एक्टिन मायोसिन पर सरकेगा, जैसे एक्टिन सरकेगा वह अपने साथ जेड लाइन को भी खींचेगा, तो जेड लाइन भीतर की तरफ आ गई और सार्कोमियर छोटा हो गया। तो जैसे सार्कोमियर छोटा होगा पेशी का क्या हो जाएगा, संकुचन। तो आप इसे एक बार और समझेंगे कि यहां पर हम बात करेंगे कि सीएनएस से सूचना प्रेरक न्यूरॉन पर आएगी, मोटर न्यूरॉन या प्रेरक न्यूरॉन पर आएगी, और फिर यहां से हम बात करें सिनेप्टिक नोब या घुंडी पर चली गई, और फिर इस सिनेप्टिक आशय के अंदर एसिटाइल कोलिन है, ये यहां पर आ गए बच्चों, एसिटाइल कोलिन। जब एसिटाइल कोलिन यहां आ गए तो ये पेशी के ग्राही से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, पेशी के ग्राही से जुड़ेंगे। तो पेशी के ग्राही से जुड़ते ही सक्रिय विभव उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा, सक्रिय विभव उत्पन्न हो गया। जब सक्रिय विभव उत्पन्न हुआ तो यहां क्या बढ़ जाएगा, कैल्शियम। जब यहां पर कैल्शियम बढ़ जाएगा सार्कोप्लाज्म में, तो भाई कैल्शियम किसको हटाएगा, ट्रोपोनिन को। किसको हटाएगा, ट्रोपोनिन को। और एक्टिन मायोसिन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इसके बाद एनर्जी तो चाहिए भाई, ऊर्जा चाहिए, तो भाई एटीपी का जल अपघटन होगा और एक्टिन मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो आप इसे यहां भी समझ सकते हैं कि भाई एटीपी और यहां पर एटीपी का जल अपघटन हुआ, तो भाई ऊर्जा के द्वारा एक्टिन और मायोसिन में क्रॉस ब्रिज बन गया, और इसमें कौन भाग लेगा, मायोसिन का सिर, मायोसिन का हेड भाग लेगा। कौन लेगा, मायोसिन का हेड भाग लेगा। तो हम बात करेंगे कि भाई यहां पर आपको ध्यान रखना है कि क्रॉस ब्रिज बन गया। अब क्रॉस ब्रिज बनने के बाद जो एक्टिन है वो मायोसिन पे स्लाइड करेगा। जब एक्टिन मायोसिन पे स्लाइड करेगा तो इसे हम नाम देंगे स्लाइडिंग। क्या नाम देंगे, स्लाइडिंग। और इस दौरान जेड लाइन छोटी हो जाती है। तो आप इसको ध्यान से यहां समझिए कि भाई ये एक्टिन मायोसिन पर सरकेंगे, तो एक्टिन सरकेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सार्कोमियर छोटा होगा, क्योंकि जेड लाइन पास पास आ गई। जब जेड लाइन पास पास आ जाएगी, सार्कोमियर छोटा होगा, तो पेशी का क्या हो गया, संकुचन। तो इस समय आपको ध्यान रखना है कि आई बैंड छोटा होता है, ए बैंड अपरिवर्तित रहेगा, एच जोन क्या होगा बच्चों, गायब हो जाएगा। एच जोन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो यहां ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो आप ध्यान से देखो कि भाई ये एक्टिन है, ये एक्टिन है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये मायोसिन है। तो आप ध्यान से देखो दोनों जेड लाइन पास पास आ रही है। जब दोनों जेड लाइन पास पास आएगी तो सार्कोमियर छोटा हो जाएगा। जब सार्कोमियर छोटा हो जाएगा तो बच्चों पेशी का क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, पेशी का संकुचन। अब हम बात करें पेशी का शिथिलन कैसा होगा। तो जब हम बात करें पेशी का संकुचन हो गया तो एडीपी और फॉस्फेट मिलकर एटीपी बनाएंगे। जब एटीपी बनाएंगे तो हम बात करें क्रॉस ब्रिज टूट गया। क्रॉस ब्रिज टूटते ही एक्टिन अपनी प्रारंभिक स्थिति में चला गया, जेड लाइन अपनी प्रारंभिक स्थिति में चली गई, सार्कोमियर भी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ गया, और पेशी का क्या हो गया, शिथिलन। क्या हो गया बच्चों, शिथिलन हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि रेड मसल फाइबर, लाल पेशी तंतु, लाल पेशी तंतु व सफेद पेशी तंतु में क्या डिफरेंस है। तो आपको यहां पर यह ध्यान से समझना है कि लाल पेशी तंतु में, और हम बात करेंगे
सफेद पेशी तंतु में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हम बात करें, इनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, इनमें रुधिर वाहिनियां ज्यादा होती है, इनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, इनमें रुधिर वाहिनियां ज्यादा होती है, इनमें हीमोग्लोबिन होता है और रुधिर वाहिनियां कम होती है, ठीक है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं तो इनमें ऊर्जा ज्यादा बनेगी, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं तो ऊर्जा भी कम बनेगी। इनमें आपको ध्यान रखना है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होते हैं और इधर याद रखना है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं। तो ये एनसीईआरटी का टॉपिक बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी का टॉपिक है, हम बात करेंगे। तो एक बार ध्यान से समझेंगे कि लाल पेशी तंतु में रुधिर वाहिनियां ज्यादा होगी, मायोग्लोबिन होगा, ठीक है। हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, ज्यादा ऊर्जा बनेगी, लेकिन इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये लाल और इसमें डिफरेंस हो गए। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ोगे बच्चों कंकाल। कंकाल तंत्र आप सभी जानते हो कि अस्थि और उपास्थि से बना होता है। किससे बना होता है, अस्थि व उपास्थि। तो अस्थियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, ऑस्टियोलॉजी। अस्थि बनने की प्रक्रिया का नाम क्या है, ओसिफिकेशन। क्या नाम है, ओसिफिकेशन। और वयस्क में लगभग कितनी बोन होती है, 206। और हम बात करेंगे जन्म के समय लगभग कितनी होगी, हम बात करेंगे कि भाई जन्म के समय लगभग कितनी होगी, 300 होगी। कितनी होगी भाई, 300 होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जन्म के समय कितनी होगी, बताइए आप, 300 होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई इस कंकाल तंत्र को हम 2 भागों में बांटेंगे। अच्छा, कंकाल तंत्र हमारे शरीर में क्या काम करता है, कंकाल तंत्र हमें शेप प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारी बोन होती है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल का संग्रहण होता है। हड्डियों में अस्थि मज्जा पाया जाता है तो आरबीसी का निर्माण करेगा, वसा का संग्रहण करेगा। तो ये कंकाल के कार्य हो गए। अब कंकाल को हमने 2 भागों में बांटा, एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। अगर हम बात करते हैं कि जो बाह्य कंकाल है ये वसा के व्युत्पन्न से बना है। किससे बना है, वसा के व्युत्पन्न से बना है। तो इसमें नाखून आते हैं, बाल, सींग, खुर आएंगे, शल्क आएगा। और अंतः कंकाल आपको याद रखना है अस्थि व उपास्थि से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि से। अब हम बात करें अंतः कंकाल। तो बच्चों अंतः कंकाल के 2 भाग होते हैं। एक होता है अक्षीय कंकाल और एक होता है अनुबंधी कंकाल। तो अंतः कंकाल में कितनी बोन होगी बोलिए, 206। कितनी होगी, 206। अब इसके 2 भाग हो गए, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल जो होता है जो हमारी अक्ष के लंबाई में, जो हमारे लंबवत अक्ष में पाया जाता है, जो हमारी लंबवत अक्ष में होता है उसे अक्षीय कंकाल कहेंगे। अक्षीय कंकाल के 4 भाग हो गए, ठीक है। एक हो गया करोटी, एक हो गया फसलियां, स्टर्नम या पुरोस्ती और कशेरुकदंड। हम बात करें कि भाई जो अक्षीय कंकाल के पार्श्व में पाया जाता है उसे हम क्या नाम देंगे, अनुबंधी कंकाल। क्या नाम देंगे, अनुबंधी कंकाल। अब अनुबंधी कंकाल के भी 2 भाग हैं, मेखलाएं और भुजाएं। क्या भाग है, मेखलाएं और भुजाएं। तो हम बात करेंगे कि अनुबंधी कंकाल में 126 बोन होती है। तो आप तो सिंपल तरह से याद रखो, अंतः कंकाल के कितने भाग हैं, 2, एक अक्षीय कंकाल और एक अनुबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल जो है वह हमारी लंबवत अक्ष में पाया जाएगा, उसके 4 भाग हैं, करोटी, फसलियां, उरोस्ती, कशेरुकदंड। और अनुबंधी हमारे अक्षीय कंकाल के पार्श्व में पाया जाता है। जैसे ये जो संरचना है ये किसको दर्शा रही है, अनुबंधी कंकाल को। अब अनुबंधी कंकाल में क्या क्या होता है, मेखलाएं और भुजाएं। तो इसमें क्या क्या होता है, मेखलाएं और भुजाएं। क्या क्या होता है भाई, मेखलाएं और भुजाएं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों की जो अनुबंधी है ये हमारे अक्षीय कंकाल के पार्श्व में होता है। कहां पर होता है, पार्श्व में। तो अनुबंधी में 126 बोन होती है। और हम बात करें भाई 2 भाग होते हैं, मेखलाएं होती है और भुजाएं होती है। मेखलाएं और भुजाएं होती है। मेखलाएं हमारा हंस मेखला, कंधे वाला भाग, और कमर वाला भाग होता है शोणी मेखला। क्या होगा, शोणी मेखला। उसके अलावा बच्चों भुजाएं होती है। क्या होती है, भुजाएं होती है, ठीक है।
तो हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं भाई अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल मैंने आपसे बोला कि हमारी शरीर की लंबवत अक्ष में पाया जाता है। अच्छा, इसमें कितनी बोन्स होती है? 80 बोन। ठीक है, अब इसमें 4 भाग पढ़ेंगे आप। कितने भाग पढ़ेंगे? 4 भाग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कल या करोटी। जो स्कल होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 बोन सेट होते हैं। कितने बोन सेट होते हैं? 2 बोन सेट होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 2 बोन सेट होते हैं। तो ये स्कल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? स्कल का डायग्राम है। ठीक है, आपको एक स्कल भी दिखाते हैं क्लास में। तो हम बात करेंगे कि जो स्कल है इसे करोटी कहेंगे, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है कि इसमें 2 बोन सेट होते हैं, यानी कि 22 बोन होती है, 8 और 14। कैसे याद रखेंगे? 8 और 14। तो आप ये एक नया अपडेट है बच्चों कि भाई क्रेनियल और फेशियल बोन होती है, तो टोटल 22 बोन होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, किसकी लाइन है? एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि सबसे पहले स्कल की बात करें। किसकी बात करें? स्कल की बात करें। तो बहुत ही ध्यान से आप समझिए कि यहाँ पर हमारे पास एक स्केलेटन है। तो आप इस स्केलेटन को ध्यान से देखिए कि भाई यहाँ पर ये इसका स्कल है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये फ्रंटल बोन है। ठीक है, ये फ्रंटल बोन है बच्चों, और ऊपर वाली जो है वो पेराइटल है, छत वाला भाग। छत वाला भाग क्या है? पेराइटल। एक एक बोन आपको याद कराएंगे। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये स्कल वाला भाग है। ठीक है, यहाँ पर बीच में उरोस्थी है, स्टर्नम है, ये फसलियां हैं बच्चों, और पीछे की तरफ मध्य पृष्ठ में कशेरुकदंड है। क्या है भाई? कशेरुकदंड। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि जो स्कल है अकॉर्डिंग एनसीईआरटी आपको याद रखना है कि भाई 22 बोन का बना है, और इसमें 2 बोन सेट होते हैं। तो भाई जो कपाल होता है उस कपाल में 8 बोन होती है। कितनी बोन होगी? 8। और हमारी फेशियल जो बोन है ये 14 होती है। तो आप इसे बड़े ध्यान से समझिए किस किस तरह से ये होगा। हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो क्रेनियम है, इस क्रेनियम को बोलेंगे कपाल, 8 बोन का बना है, और फेशियल बोन है, इनको बोलते हैं आननी अस्थियां। अब हिंदी में ज्यादा कठिन नाम हो गया, इंग्लिश में आसानी से फेशियल बोन होती है भाई, फेस पर पाई जाती है, हिंदी में आननी अस्थियां कहेंगे। तो आपको बच्चों दोनों टर्म में याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे भाई क्रेनियम, खोपड़ी, कपाल। तो भाई आपने इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ये हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि जो कपाल होता है इसमें 8 बोन होती है। कितनी होती है? 8। तो आपको याद रखना है कि भाई फ्रंटल बोन, तो बहुत ध्यान से देखो कि ये फ्रंटल बोन है। इसके बाद यहां पर पैराइटल बोन होगी, और यहां पर कौन सी होगी? टेम्पोरल। तो हम बात करें फ्रंटल हमारे ललाट में पाई जाती है, पैराइटल 2 होती है, छत भाग में पाई जाती है। ठीक है, और टेम्पोरल जो होती है हमारे पार्श्व में होती है। क्या होती है? पार्श्व में। आप याद रख लो 122, 111, तो इनके नंबर भी याद हो जाएंगे। ओसिपिटल बोन खोपड़ी के यहां पीछे, जैसे हमारे पास यहां पर ये पूरा कंकाल है, आप आराम से देखिए। अगर हम देखें इसमें तो यहां पर, ठीक है, ये जो है यहां पर कौन सी बोन पाई जाती है? ओसिपिटल बोन। कौन सी पाई जाएगी? ओसिपिटल। छद भाग में कौन सी होगी? पैराइटल। पार्श्व में, यहां पर पार्श्व में कौन सी होगी? टेम्पोरल। और पीछे ओसिपिटल बोन। और जो मध्य बोन होती है, ठीक है, जो कपाल के मध्य में, इसका नाम है स्पिनोइड। स्पिनोइड को बच्चों बोलते हैं मिडिल बोन। क्या नाम देंगे? मिडिल बोन। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्पिनोइड बोन है एक होती है, इसे मिडिल बोन कहेंगे, और एथमोइड एक होती है, आंख के समीप होती है। किसके समीप होती है? आंख के। इसके बाद हम बात करेंगे फेशियल, आननी अस्थियां फेस पर पाई जाती है। आपको ध्यान रखना है 14 बोन होती है। कितनी बोन होती है? 14। हम बात करें मैग्जिला, ऊपरी जबड़े में पाई जाती है, 2 होती है। पैलेटाइन, तालु भाग, जो हमारा मुख गुहा में तालु होता है, वहां पर इनकी भी संख्या 2। नेजल बोन, नासा गुहा या नाक में पाई जाती है। हम बात करें लेक्रिमल बोन होती है, आई के पास पाई जाती है। कहां पाई जाती है? आई के पास। जाइगोमेटिक बोन है, ये चिक्स, ठीक है, यहां पर पाई जाती है। तो चिक्स बोन है, गालों पर पाई जाती है। टर्मिनल बोन जो है नासा गुहा के भीतर पाई जाती है, मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा बनाएगी। हम बात करें वोमर बोन है, एक होती है नाक के पीछे। जैसे आप यहां पर ध्यान से देखो कि ये वोमर बोन है, यहां पर
ठीक है, त्रिभुजाकार होती है। कैसी होती है? त्रिभुजाकार। और निचले जबड़े में क्या पाई जाती है बच्चों? मैंडिबल। निचले जबड़े में क्या पाई जाती है? मैंडिबल पाई जाती है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि भाई इसके अलावा कर्ण अस्थियां होती है, कान में पाई जाएगी। तो 3 और 3 6, यानी एक कान में कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। तो प्रत्येक ईयर में 3 बोन पाई जाती है, उनका नाम है मेलियस, इनकस, स्टेप। और स्टेपिस हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन है। तो स्टेपिस जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी बोन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई यहां पर ये मेलियस है, ये इनकस है, ये स्टेप है। तो आप इनका डायग्राम भी देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें हायोड बोन। तो हायोड को टंग बोन कहेंगे। ये हमारे मुख गुहा के बेस पर पाई जाती है, मुख गुहा के नीचे पाई जाती है, यू शेप होती है बच्चों। ठीक है, तो हायोड बोन यहां पर पाई जाएगी। ठीक है, आप मुख गुहा के नीचे याद रखो आप, तो सबसे बढ़िया है। ये बोन अन्य किसी बोन से संचलन गति को नहीं दर्शाती। ये PYQ क्वेश्चन था। ठीक है, तो हायोड बोन, अब हमारे शरीर में हायोड उपकरण बनता है। तो भाई हायोड उपकरण किस किस से मिलकर बना बच्चों? आपको ध्यान रखना है कि भाई टंग और हायोड बोन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो हमारा स्कल होता है ये डाइकोंडाइलिक होता है, द्विकरोटी। तो द्विकरोटी होता है। इसका मतलब है कि जो हमारी ये ओसिपिटल बोन है, इसके बीच में एक छिद्र होगा जिसे फोरामन मैग्नम कहेंगे। इसके बारे में आप तंत्रिका तंत्र में भी पढ़ेंगे। यहां से मेरुरज्जु बाहर निकलती है। यहां पर हाथ लगाइए आप, तो यहां जो हमारे पीछे ओसिपिटल बोन है, इसके बीच में छिद्र है, इसका नाम है फोरामन मैग्नम। और इसमें से क्या बाहर निकलेगी? मेरुरज्जु। क्या बाहर निकलेगी? मेरुरज्जु बाहर निकलेगी। अच्छा, इसके पार्श्व में 2 उभार होते हैं। ये जो उभार हैं इनको बोलते हैं अनुकपाल अस्थिकंद। अब ये 2 होते हैं, इसीलिए हमारा जो स्कल होता है ये कैसा होगा? डाइकोंडाइलिक। तो भाई ये एम्फीबिया में भी मिलता है और स्तनधारी में भी मिलता है। ये NCERT में भी दिया हुआ है। तो भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फसलियां। फसलियां आप सब जानते हो कि भाई 12 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 12 जोड़ी। जो फसलें होती है बाइसेफेलिक। बाइसेफेलिक का मतलब है द्विशिरस से। ये NCERT की लाइन है। 2 मुंह होते हैं, किस साइड? जिधर वह कशेरुक दंड से जुड़ेगी, तो वहां आसानी से जुड़ने में सहायता मिलती है। तो ये NCERT का डायग्राम देखो आप कि भाई वास्तविक फसलियां 1 से 7 तक, वास्तविक फसलियां 1 से 7 तक। पृष्ठ भाग में तो किससे जुड़ेगी? कशेरुक दंड से। अधर भाग में किससे जुड़ेगी? स्टर्नम से। तो दोनों तरफ जुड़ी होती है। ठीक है, जैसे यहां पर ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये फसलियां हैं। तो ये वास्तविक फसलियां 1 to 7 होती है। कितनी होती है? 1 to 7। तो पृष्ठ भाग में तो किससे जुड़ी होगी? कशेरुक दंड से। और अधर भाग में किससे जुड़ी होगी? स्टर्नम से। इसके अलावा फॉल्स जो है, हम बात करें मिथ्या, ये फॉल्स रिब से हम बात करेंगे कि भाई इनका नंबर होता है 8 9 10। कितना होगा? 8 9 10 होगा। और ये पृष्ठ भाग में तो कशेरुक दंड से जुड़ी होती है और अधर भाग में 7वीं फसली से। ये ध्यान से देखो आप, हम बात करेंगे कि यहां पर 8 9 10 ये 7वीं से जुड़ी होगी। किससे जुड़ी होगी? 7वीं। और जब ये आपस में जुड़ती तो इनके बीच में कौन सी उपास्थि आएगी? कांचाभ उपास्थि। कौन सी उपास्थि आएगी? कांचाभ उपास्थि। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई प्लावी, फ्लोटिंग। तो 11 12 जोड़ी प्लावी होती है, क्योंकि ये पृष्ठ भाग में तो कशेरुक दंड से जुड़ी होती है और अधर भाग में स्वतंत्र होती है। ये ध्यान से देखो, यहां पर ये स्वतंत्र है, तो ये किडनी को प्रोटेक्शन देती है। किसको प्रोटेक्शन देती है? किडनी को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई स्टर्नम। तो भाई स्टर्नम, यहां पर ये एक स्टर्नम होता है और ये हमारे मध्य अधर में पाया जा रहा है। कहां पर पाया जा रहा है? मध्य अधर में। तो हम बात करें मध्य अधर में पाया जाता है, इसे टाई बोन भी कहेंगे, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? ब्रेस्ट बोन। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिब्रल कोलम, कशेरुक दंड। जो कशेरुक दंड है भाई रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, 26 कशेरुकाएं होती है। और हम कहेंगे जन्म के समय कितनी होगी? 33। वयस्क में कितनी होगी? 26। तो आपको याद रखना है कि भाई वयस्क में 26 होती है। ठीक है, वयस्क में कितनी होती है? 26 होती है। तो भाई ध्यान से देखो, ग्रीवा कशेरुका, ग्रीवा कशेरुका कितनी होती है? 7। वक्षीय कशेरुका कितनी होती है? 12। और लंबर जो है, लंबर को बोलते हैं भाई कटी कशेरुका।
कटी कशेरुका कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। और सेक्रम त्रिक त्रिक कशेरुका कितनी होती है? 1। ये जुड़ जाती है। और पुच्छीय पुच्छीय कशेरुका भी कितनी होती है? हम बात करें वो भी 1 होती है। तो ग्रीवा कशेरुका 7, वक्षीय कशेरुका 12, कटी कशेरुका 5, त्रिक कशेरुका 1 और पुच्छीय कशेरुका 1 होती है। अब हम बात करेंगे कि जैसे यहां पर कशेरुक दंड में आपको याद रखना है ग्रीवा कशेरुका। क्या याद रखना है बच्चों? ग्रीवा कशेरुका। तो बहुत ध्यान से समझिए आप। अगर हम बात करें ग्रीवा कशेरुका, तो ग्रीवा कशेरुका बच्चों 7 होती है। इसमें आपको याद रखना है कि प्रथम का नाम है एटलस और द्वितीय का नाम है एक्सिस। द्वितीय का नाम क्या है? एक्सिस है। प्रथम का नाम क्या है? एटलस। तो भाई यहां पर ये डायग्राम आप समझ सकते हो कि ये एटलस का डायग्राम है और ये एक्सिस का डायग्राम है। ठीक है। अब जो एटलस होती है वह हमारे ओसिपिटल से जुड़ी होती है। तो एटलस ओसिपिटल से जुड़कर उनमें एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट बनेगा। क्या बनेगा? एटलेंटो ओसिपिटल जॉइंट। इसे यस जॉइंट भी बोलते हैं। नोडिंग मूवमेंट होगा। कैसा मूवमेंट होगा? नोडिंग मूवमेंट होगा। ठीक है। जो हमारी द्वितीय ग्रीवा कशेरुका उसका नाम है एक्सिस। तो हमारी जो ये खोपड़ी है ये एक्सिस पर ही घूमती है और एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट पाया जाता है जिसे पाइवट्स जॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? पाइवट जॉइंट कहेंगे। ठीक है। तो एक्सिस पर आप ऐसे याद रख लो कि भाई ओडोंटोइड प्रोसेज होता है। ज्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा याद रखना है। हम बात करें एटलिस्ट एक्सिस के बीच में एक संधि पाई जाती है जिसे पाइवट या दुरार्ग संधि कहेंगे। पाइवट या दुरार्ग। बाकी जो 3, 4, 5, 6 ग्रीवा कशेरुका होती है वो बिल्कुल सामान्य होती है, उनके कोई अलग से नाम नहीं है। वक्षीय कशेरुका की बात करें तो भाई इनकी संख्या कितनी होती है? 12 और वक्ष भाग में पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी? वक्ष भाग में। तो ये हम बात करेंगे, ये वक्ष भाग हो गया, बैक साइड मध्य पृष्ठ में। अच्छा, एक सामान्य कशेरुका में 4 भाग होते हैं। ये केवल आपकी नॉलेज के लिए बच्चों कि भाई बॉडी होता है, अनुप्रस्थ प्रवर्ध होते हैं, स्पाइन प्रवर्ध होता है, न्यूरोकेनाल होता है। क्या होता है? न्यूरोकेनाल। तो ये वन रीडिंग टॉपिक है। इसके बाद हम बात करें कि भाई लंबर कशेरुका 5 होती है, उदर भाग में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? उदर भाग में। हम बात करेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, भारी होती है, मजबूत होती है और सबसे लार्जेस्ट भी होती है क्योंकि ये हमारे शरीर के वजन को सहन करती। ठीक है। हमारे पूरे शरीर के वजन को सहन करती। इसके बाद सेक्रम को हम नाम देंगे त्रिक कशेरुका। ठीक है भाई, ये 5 के जुड़ने से 1 बनेगी। ठीक है। 5 के जुड़ने से 1 बनती है। ये हमारे कमर वाले भाग में पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? कमर वाले। जैसे ये त्रिभुजाकार जो संरचना देख रहे हो आप, इसका नाम है सेक्रम। क्या नाम है बच्चों? सेक्रम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई पुच्छीय कशेरुका। तो पुच्छीय कशेरुका 1 होती है, 4 के जुड़ने से 1 बनेगी। तो आपको याद रखना है कि 4 के जुड़ने से कितनी बनती है? 1 बनेगी। ठीक है। और ये यहां पर ध्यान से देखो तो आप देखेंगे कि ये 1, 2, 3, 4 है, इनके जुड़ने से 1 बन गई पुच्छीय कशेरुका। तो भाई सर्वाइकल ग्रीवा कशेरुका कितनी है? 7। थोरेसिक वक्षी कितनी है? 12। लंबर कितनी है? 5। सेक्रम कितनी है? 1। कॉक्सी कितनी है? 1। ठीक है। तो हम कहेंगे कि चारों भाग हो गए। अब आइए अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब है अनुबंधी कंकाल, जो हमारे अक्षीय कंकाल के पार्श्व में होता है। कहां पर होता है? अक्षीय कंकाल के पार्श्व में होता है। हम बात करें 126 बोन होती है। अब इसके 2 भाग हैं, एक तो मेखलाएं और एक भुजाएं। अब मेखला की बात करें तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं अंश मेखला। किसकी बात करते हैं? अंश मेखला। कंधे का जोड़। भाई ऐसे हाथ लगाइए, आप ऐसे हाथ लगाइए। कंधे का जोड़। अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आप अच्छा पढ़ रहे हैं। तो कंधे का जोड़, शोल्डर गर्डल, इसमें 4 बोन होती है बच्चों। कितनी बोन होती है? 4। 2 स्केपुला और 2 क्लेविकल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लाइन है ये। ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे कि एक डायग्राम है कि जो स्केपुला है ये त्रिभुजाकार होती है। जो स्केपुला है ये स्केपुला है बच्चों, ये त्रिभुजाकार होती है। ठीक है। इसमें एक छोटा यहां पर कैविटी होती है, उसको बोलते हैं गिलिनोइड। यहां पर गिलिनोइड कैविटी पाई जाती है।
इस गिलिनोइड कैविटी में हमारे ह्यूमरस का सिर फिट होता है। क्या फिट होता है? सिर। और यहां पर हम बात करेंगे एक प्रवर्ध होता है जिसे स्पाइन प्रवर्ध बोलते हैं। जो स्पाइन प्रवर्ध, इसका अंतिम सिरा फुला हुआ होता है जिसे एक्रोमियन प्रवर्ध कहते हैं। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यहां पर ये स्पाइन प्रवर्ध का अंतिम सिरा जो है, इस अंतिम सिरे को ही क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रवर्ध। क्या कहेंगे? एक्रोमियन प्रवर्ध। अब हम बात करेंगे ये क्लेविकल है, क्लेविकल कोलर बोन। कौन सी बोन है? कोलर बोन। इसे ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन भी कहेंगे। जो क्लेविकल होती है इसे कोलर बोन कहेंगे। इसमें दो वक्र होते हैं बच्चों। कितने वक्र होते हैं? दो वक्र होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसमें दो कर्व या वक्र पाए जाते हैं, एस आकृति की होती है। अब जो क्लेविकल है, एक तरफ तो एक्रोमियन प्रवर्ध से और दूसरी तरफ किससे गति दिखाएगी? स्टर्नम से। किससे दिखाएगी? स्टर्नम से। तो भाई आप याद रखेंगे अंश मेखला में दो स्केपुला होता है और दो क्लेविकल होती है। क्या होती है बच्चों? दो क्लेविकल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि भाई यहां ध्यान से देखो, स्केपुला चपटी होती है, त्रिभुजाकार होती है, पृष्ठ भाग में होती है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं। 2 से 7 रिब्स या फसली के मध्य पाई जाती है। एक उबार होता है जिसे क्या कहेंगे? स्पाइन प्रवर्ध। स्पाइन प्रवर्ध का अंतिम सिरा फुला हुआ होता है जिसे क्या नाम देंगे? एक्रोमियन प्रवर्ध। क्या नाम देंगे? एक्रोमियन प्रवर्ध। ठीक है। क्लेविकल की बात करें तो इसे कोलर बोन, ब्यूटी बोन, एस शेप होती है। इसमें दो कर्व होते हैं। एक सिरा एक्रोमियन प्रवर्ध से, दूसरा स्टर्नम से गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? गति को दर्शाता है। अब हम बात करें जो स्केपुला का कैविटी है, गिलिनोइड कैविटी, तो उसमें किसका सिर जुड़ेगा? ह्यूमरस का सिर आकर जुड़ता है। ह्यूमरस का सिर आकर जुड़ेगा। अब हम इसी के साथ अग्रपाद को समझा देते हैं कि भाई ये हमारा अग्रपाद है, ये क्या है? ह्यूमरस, अंगूठे की तरफ रेडियस, उसके पार्श्व में अल्ना, कलाई में कार्पल, यहाँ पर हथेली में हम बात करेंगे कि भाई यहाँ हथेली में मेटाकार्पल, उंगलियों में फेलेंजेज। तो आप ध्यान से देखो कि भाई ह्यूमरस कितना होगा? 1 होगा। ह्यूमरस कितना होगा? 1। रेडियस कितना होगा? 1। अल्ला कितना होगा? 1। और कार्पल कितना होगा बच्चों? 8। मेटाकार्पल कितना होगा? 5। और फेलेंजेज कितना होगा? 14। फेलेंजेज कितना होगा? 14। तो बहुत ध्यान से समझिए आप कि ह्यूमरस कितना है? 1। रेडियस कितना है? 1। अल्ना कितना है? 1। कार्पल्स, कलाई बोन कितनी है? 8। मेटाकार्पल हथेली में कितनी है? 5। और उंगलियों फेलेंजेज कितनी है? 14। कितनी है भाई? 14। अब हम बात करते हैं शोनी मेखला। भाई शोनी मेखला हिप गर्डल, ठीक है, हिप गर्डल कहेंगे कमर वाले भाग में, सामान्य भाषा में कुल्ले की अस्थि बोलते हैं। तो हम बात करें शोनी मेखला, पेल्विक गर्डल, कमर वाले भाग में हिप गर्डल। हम कहेंगे कि इसमें 2 कोक्सल बोन होती है। शोनी मेखला में कितनी कोक्सल बोन होती है? 2 होती है। ठीक है। प्रत्येक कोक्सल बोन बनी होती है इलियम इस्चियम प्यूबिस। किस किस से मिलकर बनी होगी? इलियम इस्चियम प्यूबिस। भाई आप याद रखेंगे ये एनसीईआरटी लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे कि भाई ये हमने एक सिंपल डायग्राम बनाया कि हमारे कमर के ऊपरी बाहर की तरफ क्या होगा? इलियम, निचले बाहर की तरफ क्या होगा? इस्चियम, भीतर की तरफ क्या होगा? प्यूबिस। दोनों प्यूबिस जुड़कर क्या बनाएगी? प्यूबिक सिम्फाइसिस। और तीनों बोन के जुड़ने से गड्ढा बनेगा, इसका नाम है एसिटाबुलम। इस एसिटाबुलम में किसका सिर फिट होगा? फीमर का। किसका सिर फिट होगा? फीमर का। तो भाई यहां पर ये देखो ध्यान से आप, हम बात करेंगे फीमर, पटेला, टीबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजेज, फिबुला। ठीक है। तो हमारा पश्चिम पाद जो होता है उसमें कितनी बोन होगी? 30। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है। आप इससे भी समझ सकते हैं। तो भाई फीमर कितनी होगी? 1। पटेला कितना होगा? 1। टीबिया कितना होगा? 1। फिबुला कितना होगा? 1। टार्सल कितना होगा? 7। मेटाटार्सल कितना होगा? 5। फेलेंजेज कितना होगा? 14। तो आप सिंपल याद रखो भाई, फीमर यहां जांग में पाई जाती है, थाई बोन। फिर उसके नीचे पटेला मतलब घुटना अस्थि। पटेला का मतलब क्या है? घुटना अस्थि, नी बोन। और उसके नीचे क्या होगा बच्चों? टीबिया और फिबुला। क्या होगा? टीबिया, फिबुला। जो हमारा पैरों का टकना है, एडी वाला भाग, उसमें क्या होगा? टार्सल। टार्सल का नंबर कितना होगा? 7। और तलवा जो होगा उसमें मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेज में कितनी होगी? 14।
जो मेटाटार्सल है उसे सोल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे जॉइंट हैं। ठीक है, तो जॉइंट की बात करते हैं। दो बोन के मध्य पाई जाने वाली संधि को जॉइंट कहते हैं। अब जॉइंट के 3 प्रकार हैं। फाइब्रस जॉइंट, तंतु में रेशेदार, भाई ये अगतिशील होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अगतिशील होते हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जोड़ है अगतिशील होते हैं। ठीक है। अच्छा, फाइब्रस जो जॉइंट होते हैं, ये जो फाइब्रस जॉइंट है इनको सिन आर्थ्रोस जॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिन आर्थ्रोस। हम बात करें स्कल की अस्थियों में पाए जाने वाले जो जोड़ होते हैं उनको सुचर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुचर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दांत। जो जबड़ों की गुहा में दांत होते हैं वहां पर भी रेशेदार संधि पाई जाएगी। इसके अलावा हम बात करें उपास्थिल संधियां। उपास्थिल संधियां मतलब जिनमें सीमित गति होती है। क्या होती है? सीमित गति। तो इसमें भाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क, 2 कशेरुका के बीच पाई जाती है। किसके बीच पाई जाती है? 2 कशेरुका। तो ये हमारी 2 कशेरुका है और इनके बीच में एक डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है? डिस्क। इसका नाम है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। क्या नाम है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसके अलावा प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस भी सीमित गति प्रदान करता है। जब गर्भवती महिला में बच्चे का जन्म होता है तो रिलैक्सिन हार्मोन से प्यूबिक सिम्फाइसिस की चौड़ाई बढ़ेगी। उस समय जन्मनाल चौड़ी हो जाती है और आसानी से बच्चे का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोवियल संधि। साइनोवियल संधि जो होती है बच्चों, ये गति प्रदान करती है। साइनोवियल को डायआर्थ्रोस जॉइंट भी कहेंगे। ये 2 बोन के बीच में बनेगा और 2 बोन के बीच में एक गुहा बनती है जिसको साइनोवियल कैविटी कहेंगे, साइनोवियल गुहा कहेंगे। इसमें जो द्रव भरा होगा उसे साइनोवियल द्रव कहेंगे। गुहा के बाहर एक झिल्ली होगी, इसको नाम देंगे साइनोवियल झिल्ली। क्या नाम देंगे? साइनोवियल झिल्ली। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि यहां पर ये जो साइनोवियल जॉइंट है, आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं कि 2 बोन के बीच में साइनोवियल गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? साइनोवियल गुहा। और उसके बाहर कौन सी झिल्ली होगी? साइनोवियल मेम्ब्रेन। कौन सी झिल्ली होगी बच्चों? साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। कौन सी मेम्ब्रेन होगी? साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, ठीक है, तो भाई हम बात करेंगे ये गति प्रदान करते हैं, पूरी गति प्रदान करेंगे। तो बॉल एंड सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट का हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है, कंदुक खलिका संधि। क्या नाम है? कंदुक खलिका संधि। लेकिन आपको याद रखना हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो भाई ये ह्यूमरस, पेक्टोरल गर्डल और ह्यूमरस के बीच में होता है। जो हमारा ह्यूमरस है और ये पेक्टोरल गर्डल है, इसके बीच में बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। ये 360 डिग्री का मूवमेंट प्रदान करेगा। जैसे हम पूरा हाथ हिला सकते तो ये पूरा मूवमेंट प्रदान करता है। इसके बाद हिंज जॉइंट को बोलते हैं कब्जा संधि, और ये एक दिशा में गति प्रदान करेगा, एक दिशा में गति प्रदान करेगा। तो हम बात करेंगे कि भाई हिंज जॉइंट घुटना संधि होगी, कोहनी संधि हो गई। ठीक है। हम बात करेंगे पाइवट, जो आपने अभी पढ़ा कि भाई दुराग्र संधि कहेंगे पाइवट को, एटलस और एक्सिस के बीच पाया जाएगा, एटलस और एक्सिस। इसके अलावा सैडल जॉइंट को हिंदी में भी सैडल ही बोलते हैं। ठीक है, सैडल जॉइंट को हिंदी में भी क्या कहेंगे? सैडल। और ये हमारे अंगूठा का मेटाकार्पल और कार्पल के बीच में पाया जाता है। ऐसे करिए आप, ऐसे करिए, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सैडल जॉइंट। ये बॉल एंड सॉकेट की तरह होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा झटका लगता है। क्या लगता है बच्चों? झटका। इसके अलावा ग्लाइडिंग विसर्पण जॉइंट। ग्लाइडिंग का मतलब है कार्पल्स के बीच में। जैसे कलाई को घुमाइए आप, आपने सुना होगा कमेंट्री के समय कि विराट कोहली ने अपनी कलाई का उपयोग करते हुए शानदार 4 रन बनाए। ठीक है, तो वो कलाई का उपयोग करते हुए, तो जो कलाई का उपयोग किया तो भाई टार्सल और कार्पल के बीच में कौन सी संधि होगी? विसर्पण। कौन सी संधि होगी? विसर्पण संधि होगी। तो भाई जॉइंट के 5 प्रकार हैं, मतलब साइनोवियल के 5 प्रकार हो गए। कंदुक खलिका संधि, हम बात करें कब्जा संधि, दुराग्र संधि, सैडल जॉइंट और विसर्पण संधि। विसर्पण संधि। इसके अलावा पेशी व अस्थि के विकार। ठीक है, तो हम बात करें भाई पेशी व अस्थि के विकार की बात करें तो गाउट रोग। गाउट रोग में बच्चों यूरिक अम्ल बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? यूरिक अम्ल। ध्यान से देखो, जैसे यहां पर ये यूरिक अम्ल बढ़ गया, तो ये जो यूरिक अम्ल बढ़ गया, ये इससे क्या होता है? जॉइंट्स की गतिशीलता कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है? जॉइंट की गतिशीलता कम हो जाती है।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जॉइंट की गतिशीलता कम हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं आर्थराइटिस। आर्थराइटिस संधि शोथ, इसका मतलब है कि जो हमारी जॉइंट्स है उनमें सूजन उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? सूजन उत्पन्न हो जाएगी, तेज दर्द होगा, त्वचा लाल हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होगा? आपने पढ़ा था, एक बात याद रखेंगे कि माइस्थेनिया ग्रेविस स्वप्रतिरक्षा विकार है बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है एंटीबॉडी सार्कोलेमा पर जो ग्राही होते हैं उनको खा जाते हैं। तो जब पेशी की सार्कोलेमा पर ग्राही अगर नष्ट हो जाएंगे तो भाई हम कहेंगे कि भाई पेशी का संकुचन नहीं होगा, लकवा जैसी स्थिति हो जाएगी। तो उसे बोलते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस। ये PYQ क्वेश्चन है। तो ये कहां पर काम करेगा? न्यूरॉन और पेशी के संधि वाले स्थान पर। आप ध्यान रखेंगे स्वप्रतिरक्षा विकार है जिसमें एंटीबॉडी पेशी पर जो ग्राही होते हैं उनको नष्ट कर देगी। ऐसी स्थिति में पेशियां कमजोर हो जाएगी, लकवा जैसी स्थिति बन जाएगी। क्या हो जाएगी? लकवा, पैरालाइसिस जैसा स्थिति, पक्षघात। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि मान लीजिए पैराथार्मोन पीटीएच बढ़ गया, पैराथार्मोन बढ़ गया, तो ये हड्डियों से कैल्शियम को ब्लड में ले जाएगा। ठीक है, हड्डियों से कैल्शियम को कहां पर ले जाएगा? ब्लड में ले जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हड्डियों में छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे छिद्र होने पर क्या होगा? छेद हो जाएंगे। इसे बोलेंगे अस्थि छिद्रता। क्या नाम देंगे? अस्थि छिद्रता। और इसमें हड्डियों के टूटने के चांसेज बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जब फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, मेनोपॉज, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है। और एस्ट्रोजन की कमी होने पर भी हम बात करेंगे कि भाई हड्डियों में से कैल्शियम में कमी हो जाती है, तो वहां पर भी हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करें टीटेनी का मतलब है ये पीटीएच की कमी से होता है बच्चों। किसकी कमी से होगा? पीटीएच की कमी से होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इससे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी होने से पेशियों में तीव्र ऐंठन होगा, तीव्र संकुचन होगा, जंगली संकुचन। तो ये PYQ क्वेश्चन है। इसके अलावा मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, साइंटिस्ट ने पहचानी आप, स्टीफन हॉकिंस, फिजिक्स के बहुत बड़े साइंटिस्ट। तो ये आनुवांशिक विकार है, आनुवांशिक विकार है। इसको बोलते हैं पेशीय दुष्पोषण। क्या नाम देंगे? पेशीय दुष्पोषण। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवांशिक विकार है। इसमें बच्चों आप ध्यान रखेंगे प्रोटीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनती। तो ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये नहीं बनेगी, और डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बनने से क्या होता है कि जो पेशियां होती है उनकी शेप गड़बड़ हो जाती है, शेप बिगड़ जाएगी, और हम कहेंगे कि धीरे 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 कंकाल पेशियां ये सब कमजोर होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी? उनका अपहासन, यानी वो नष्ट होने लग जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन को क्रमिक अपहासन, ये एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी लाइन है। मतलब धीरे 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 पेशियां में नष्ट होना शुरू हो जाएगी, और व्यक्ति क्या होगा? पूरी तरह से व्हील चेयर पर आ जाएगा, वो चल फिर नहीं सकता, उसे दूसरों के द्वारा ही आगे पीछे ले जाया जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर ये बात करेंगे बच्चों की इस तरह से। एक बार आप वापस समझ लीजिए, हम बात करें भाई गाउट रोग होगा, यूरिक अम्ल की अधिकता से होगा। किससे होगा? यूरिक अम्ल की अधिकता से होगा, और जॉइंट की गतिशीलता को प्रभावित करेगा। आर्थराइटिस संधि शोथ, इसका मतलब जॉइंट में सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? जॉइंट में सूजन आ जाएगी। ठीक है, और हम बात करें तेज दर्द होगा, त्वचा लाल हो जाएगी। घर में दादा दादी, नाना नानी, इनको जनरली आर्थराइटिस की बीमारी हो ही जाती है उम्र बढ़ने के साथ। इसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया जो ग्रेविस है, हम बात करें स्वप्रतिरक्षा विकार है। इसमें एंटीबॉडी पेशी पर उपस्थित ग्राही या रिसेप्टर को खा जाती है। इससे लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लकवा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें अस्थि छिद्रता, भाई पीटीएच की अधिकता से होगा। ठीक है, कैल्शियम में छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, और कैल्शियम में छोटे छोटे छिद्र होने से इसके टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई टीटेनी पीटीएच की कमी से होगी, रक्त में कैल्शियम की कमी, उससे पेशियों में क्या होगा, तीव्र ऐंठन, तीव्र संकुचन प्रारंभ होगा। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी आनुवांशिक विकार है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होता है और पेशियों का अनुक्रमिक अपहासन होता है। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।